which is x d e j omega is equal to simply x p j omega by t। ओमेगा की जगह पे ओमेगा बाई टी अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट एक्स डी ई जे ओमेगा एक्सप्रेशन। करके देख लें बेशक अगर आपने करना है। आप क्या करेंगे, ओमेगा स्मॉल ओमेगा की जगह पे ये एक्सप्रेशन, स्मॉल ओमेगा यहाँ से किसकी इक्वल आता है, कैपिटल ओमेगा बाई टी। तो अगर मैं स्मॉल ओमेगा की जगह पे कैपिटल ओमेगा बाई टी सब्स्टिट्यूट करूँ, यहाँ पे कैपिटल ओमेगा बाई टी सब्स्टिट्यूट करूँ, तो दिस बेसिकली ये जो टर्म है, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर एग्जैक्टली सेम। तो ये एक्सप्रेशन दोनों ट्रांसफॉर्म्स में बेसिकली ये डिफरेंस है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली नॉर्मलाइजेशन। ये बेसिकली क्या है, सिंपली नॉर्मलाइजेशन है। अब ये एक्स पी जे ओमेगा का एक्सप्रेशन उसने लिखा है दोबारा, ठीक है, जो कि पहले हम देख के आ चुके, स्पेक्ट्रम जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गया, और ये उसने एक्स डी ई जे ओमेगा का एक्सप्रेशन लिखा है विच इज नॉर्मलाइज्ड विद अ पैरामीटर टी। अब ये सारी कहानी जो मैंने यहाँ पे जुबानी कलामी सुनाई है, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ प्रॉपरली एक्सप्रेशन। देखें, ये आप ऑलरेडी देख चुके हो। कहाँ पे देख चुके हो? ये क्या मैंने, ठीक है, ये एक्सप्रेशन के मैंने वही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे दोबारा यूज किया, ठीक है, एक्स पी जी ओमेगा का एक्सप्रेशन। आइए जी इधर देखते हैं। एक्सपीटी सैंपल सिग्नल है, ठीक है, दो टाइम पीरियड्स हैं, पहले में t इक्वल टू t1 है, दूसरे में t इक्वल टू 2t1 है। इसमें सैम्पलिंग टाइम जो है वो ज्यादा है, इसमें सैम्पलिंग टाइम कम है। तो आपने देखा कि यहाँ पे इम्पल्सेस आपस में करीब हैं, यहाँ पे इम्पल्सेस एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है t, ठीक है, और यहाँ पे t बेसिकली ये ऑब्वियसली क्यों, बिकॉज t इक्वल टू t1, t इक्वल टू t1, तो t1 की अगर आप वैल्यू 1 भी ले लो तो यहाँ पे t इक्वल टू 1 और यहाँ पे t इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे सैंपल्स दूर हैं एक दूसरे से। ओके, एंड देन दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन के उसके बाद जब मैं नॉर्मलाइजेशन करता हूँ तो जहाँ पे t 2t आ रहा है वहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है 0 1 2 3 4 इस तरीके से। बेसिकली जहाँ पे 0t 2t आ रहा है वहाँ पे 0 1 2 3 4 आना शुरू हो जाएगा। बेस्ड अपॉन द सैंपल्स आपकी सिग्नल की कंस्ट्रक्शन होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार ये जो एक्स डी ई जो ओमेगा जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका क्या इम्पैक्ट आता है या इसका क्या विजुलाइज किस तरह कर सकते हैं। देखें, ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके। अच्छा, ये रेपिटेशन है अगेन। एक सिग्नल है, ये उसका स्पेक्ट्रम उन्होंने अज्यूम कर लिया। एक्स पी जे ओमेगा आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एक्स पी जे ओमेगा क्या था, जहां जहां पे ओमेगा एस है ये ओमेगा एस है। क्या होता था एक्स पी जे ओमेगा में कि जहां जहां पे बेटा ओमेगा एस है वहां वहां पे स्पेक्ट्रम को ले जाओ अपने और उसको स्केल कर देते थे 1/t1 से। अब यहाँ पे जो कि सैम्पलिंग टाइम कम था तो स्पेक्ट्रम एक दूसरे से करीब हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था t इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हमने कह दिया t इक्वल टू 2 है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली था t इक्वल टू t1, t इक्वल टू 2t1। तो बेसिकली यहाँ पे सैम्पलिंग टाइम कम है, तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, सॉरी टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब t की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्पेक्ट्रम जो है एक दूसरे के करीब होंगे। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम्स करीब है। अब इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पे उसने एक्स डी ई जे ओमेगा डिस्क्रीट टाइम स्पेक्ट्रम ड्रॉ की है। क्या फर्क है दोनों में? नॉर्मलाइजेशन की है, जहाँ पे -2π/2π/t1 आता था वहां पे सिंपली अब 2π आ रहा है, यहाँ पे 2π/t2 आता था वहां पे अब सिंपली 2π आ रहा है। तो दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑन द स्पेक्ट्रम। ये बाय द वे प्रॉपर्टी कौन सी है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ये प्रॉपर्टी ये वाली है जो यूज हो रही है। ये प्रॉपर्टी है बेटा जो यूज हो रही है। यहाँ पे a की वैल्यू बेसिकली 1/t इक्वल है, a की वैल्यू इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 1/t के इक्वल है जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो सिंपली आपने स्केलिंग कर दी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्केल्ड वर्जन आपके पास यहाँ पे जनरेट हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट, ये हम क्या चीज स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी ये कर रहे हैं कि इस स्टेज से इस स्टेज पे जाने में जहां पे आपने नॉर्मलाइजेशन की, आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या इम्पैक्ट आता है।
तो ये आपको ऑलरेडी नोन है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ये चीज आपके लिए न्यू है। स्केलिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्केलिंग हो रही है, आपके पास स्पेक्ट्रम्स आप देख रहे हो एक दूसरे के मजीद करीब आ चुके हैं। So this is the relationship between, remember this relation, discrete time frequency, continuous time frequency, जब सैम्पलिंग करते हो तो इस तरीके से आपस में रिलेटेड होते हैं। Concluding slide, conversion of a discrete time sequence to a continuous time signal, वापस D to C conversion किस तरह होगी, D to C conversion में आप उसी तरीके से प्रोसेसिंग, अच्छा अब मैं वापस, अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया, हमने ये चीज एक्सप्लेन की है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास x e n जनरेट हुआ, फिर कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में से पास करेगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी और फिर D to C कन्वर्जन है। अब D to C कन्वर्जन एक्सप्लेन कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस टू इंपल्स ट्रेन। उसी तरीके से इंपल्स ट्रेन में पहले आप लोगों ने T से डिवाइड किया था, अब आप T से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद उसको लो पास फिल्टर में से पास कर दोगे, जो इस तरीके से उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यू विल गेट बैक द ओरिजिनल सिग्नल। Overall system for filtering a continuous time signal using discrete time filter, ये सारे का सारा प्रोसेस, मेरी आवाज जो आप लोग सुन रहे हो, दिस इज माय इनपुट जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज द आउटपुट व्हिच यू आर लिसनिंग, बीच में ये सारा का सारा सिस्टम है जिसको हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कही है। सिंपली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, व्हाट इज हैपनिंग इज एक्स सॉरी वाई सी टी आउटपुट जो कि आप सुन रहे हैं इस टाइम पे, दैट इज सिंपली इक्वल टू इनपुट जो कि मैं यहां से बोल रहा हूं, कॉन्वॉल्व्ड विद एच ऑफ टी। एच ऑफ टी क्या है, ये पूरे सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है। यहाँ हम ये कह देते हैं कि एच ऑफ टी इज सिंपली एच सी, इसको भी यहाँ पे सी नोटेशन यूज करें, ठीक है। तो ये पूरे सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है। पूरे सिस्टम के अंदर क्या क्या आता था, मेरी आवाज को सबसे पहले यहाँ पे इंपल्स ट्रेन सैम्पलिंग हो रही है, we multiply our signal, okay, let me summarize, continuous time signal which I am speaking, when it goes into my microphone, there is an analog to digital converter. What does it do? It will multiply my signal with an impulse train function and will generate a sampled continuous time signal. Then sampled continuous time signal will be converted into a sequence through the normalization. Okay, what we are going to do is we are going to do the frequency scaling, normalization, and this is a discrete time signal. Then this discrete time signal, which is my audio now in a sampled state, will be converted into the packets, will be converted into the bits, will be transmitted to the internet to your device, and your device will receive my voice in a form of packets. Then what will happen, this is my voice received at your end now. My voice will be converted back into an impulse train, वापस impulse train में convert होगी by multiplying it with the T now, and then this sampled output signal, this will be passed to a low pass filter, and after that ideal reconstruction is happening and you are listening to my voice. This is the overall system for filtering a continuous time signal using a discrete time filter. With this, we conclude the chapter number 7. बाकी के जो articles हैं वो we will not go through them and we will end the course at this point. आज के topics में से कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, जो बात मैंने एंड पे आके की है वो नहीं समझ आई तो मेरे से दोबारा पूछ लें। सर लास्ट क्लास में आपने 3 रीजन पूछी थी, आपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास पर आपने मार्क्स लगाना, तो वो रीजन मुझे अगर आप क्वेश्चन की हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, अगर किसी को पता है तो वो आंसर दे के मार्क्स दे सकता है। अभी तक जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया वो रिस्पॉन्ड करेंगे आज के लेक्चर में। ओके जी, देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से पूछे थे। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि किसी भी ऑडियो सिग्नल को रिकॉर्ड, सॉरी ऑडियो नहीं कहना चाहिए,
किसी भी म्यूजिकल सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए, गानों को रिकॉर्ड करने के लिए यूजुअली जो हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है तकरीबन 44.1 सैंपल्स पर सेकंड, सॉरी किलो थे तो यस सर। एक गाने को म्यूजिक सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि एनालॉग सिग्नल है, एक म्यूजिकल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए जब हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं तो हम 44100 सैंपल्स पर सेकंड यूज करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये टर्म कहाँ से आती है? सर अब जैसे हमें पता है कि सर जब हमने नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम हमने जो पढ़ा था सर, उसमें हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे सर हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 2 गुना से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कि 2 ठीक है, गुना से ज़्यादा होना चाहिए। तो सर हमारी जो ह्यूमन की जो हेयरिंग मतलब फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 20 to 20 किलो हर्ट्ज होती है। तो सर हमारी जो सुनने की फ्रीक्वेंसी है सर वो 20 किलो हर्ट्ज होती है। ज़्यादा जो हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़ाहिर सी बात है उससे 2 गुना ज़्यादा होगी। 20 किलो हर्ट्ज का डबल जब सर 40 किलो हर्ट्ज होगा तो सर उससे हम ज़्यादा रख सकते हैं, मतलब कि हम 44.1 इसलिए रखते हैं ताकि सर हमें एक मतलब कि सही आवाज़ मतलब कि वो वेरी रिकॉर्ड हो गुड। रोल नंबर सर 98। 98। जो मेरे दोस्त ने कहा मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखें, ह्यूमन ऑडिबल रेंज जो है, ह्यूमन ऑडिबल रेंज का मतलब ये है कि हम कितनी फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं। ठीक है, हमारे जो कान है, हमारे जो ईयर्स हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज को सुन सकते हैं। दैट इज फ्रॉम पता नहीं, 0 से नहीं है शायद, 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज की 20 जो to 20 किलोहर्ट्ज। हाँ, 20 से 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ना, ये दीज फ्रीक्वेंसी रेंज वी कैन एक्चुअली हियर, इनको हम सुन सकते हैं। ठीक है, अब देखो, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया ये कहता है कि आपको अगर सैम्पलिंग करनी है प्रॉपरली तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ योर सिग्नल। अब म्यूजिकल सिग्नल में इसका मतलब है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज भी हो सकती हैं एक म्यूजिक सिग्नल के अंदर, लेकिन वो हम चूंकि सुन नहीं सकते तो उनको स्टोर करने का कोई पर्पस नहीं है। देखो, जो चीज आप सुन सकते हो, जो फ्रीक्वेंसी रेंज आप सुन सकते हैं, आप वही स्टोर करेंगे ना। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे कान जो है वो 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को हियर कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि जो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, हम क्या कहते हैं, ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ओमेगा एम, या एफ एस शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स एफ एम। ठीक है, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज है, तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम यूजुअली रखते हैं ग्रेटर देन 2 इंटू 20,000। तो जब मैं इसको करता हूँ तो ये 40,000 बनती है। इसी वजह से हम यूजुअली 44,100 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखते हैं। ठीक है, दिस वुड इंश्योर दैट वी कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक आवर सिग्नल विदाउट एनी एलाइजिंग, और उसमें ये तमाम फ्रीक्वेंसी रेंजेस मौजूद होंगी। ठीक है, ये रिकंस्ट्रक्ट बैक आइडियली हो जाएंगी। इस वजह से नॉर्मली जब आप गानों को रिकॉर्ड करते हैं स्टूडियोज के अंदर, तो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इतनी तो रखनी ही पड़ती है। जो हाई क्वालिटी ऑडियो होती है उसमें सैंपल्स इससे भी कई ज्यादा होते हैं। ठीक है, इससे भी कई ज्यादा सैंपल्स आपके पास आप रिकवर स्टोर करते हो, तो ये रीजन है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या होगा अगर लेट्स से मैं कहता हूं कि मैं अपने गाने को रिकॉर्ड करूंगा लेकिन मेरे पास सैंपल्स होंगे 30,000 सैंपल्स पर सेकंड पे, तो क्या हो सकता है मेरे सिग्नल के साथ, बताएं। रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती सर। रिकंस्ट्रक्शन तो हो सकती है, मैंने आपके सामने रिकंस्ट्रक्ट करके सर अंडर दिखाया। सैंपल होगा। अंडर सैम्पलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सर लेकिन ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग भी होगी सर। जो सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट बैक होगा उसमें क्या डिफरेंस होगा? क्या वो ओरिजिनल सिग्नल ही होगा? सर फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स उसमें कम होंगे। कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स उसमें कम होंगे, कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स उसमें नहीं होंगे? सर जो ओवरलैप हो जाएंगे। जो ओवरलैप हो जाएंगे, कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ओवर? यहाँ अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस रेंज में 20 से 20 किलो हर्ट्ज के दरमियान अगर मैं ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज करता हूं तो कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं आएगी? तो क्या आंसर दोगे?
20 से 20 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर मैं 30,000 इस तरीके से सैंपल्स पर सेकंड रिकवर कर रहा हूँ, तो कौन सी फ्रीक्वेंसीज मेरे सिग्नल में रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सर सकती? 15 के से above। वेरी गुड। 15 के से ऊपर की जितनी फ्रीक्वेंसीज है वो मेरे सिग्नल में वापस रिकंस्ट्रक्ट नहीं होंगी। यस सर। रोल नंबर बताओ अपना। 55। 55। उसकी रीजन ये है कि वो सारी की सारी एलाइजिंग के अंदर आ जाएंगी। एलाइजिंग से क्या होगा कि ये तमाम फ्रीक्वेंसीज 15 से लेके 20 किलोहर्ट्ज के दरमियान जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये अपने आप को अपीयर करेंगी एज अ लो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये वापस 0-20 से 15 किलोहर्ट्ज के अंदर मैप हो जाएंगी, एलाइजिंग हो जाएगी, तो ये बाकी फ्रीक्वेंसी रेंज से आएगी। तो पहली रीजन ये थी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, मैंने ये पूछा था कि टेलीफोन नेटवर्क में जब हम बात कर रहे होते हैं, मेरी जो ऑडियो है इसको इसकी सैम्पलिंग के दौरान यूजली जो हम लोग रेट यूज करते हैं वो ये है 8000 सैंपल्स पर सेकेंड है। इसकी क्या वजह है? सर ह्यूमन वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होती है। सर ह्यूमन वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होती है। बात करता रहे। सर ह्यूमन वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होती है। एक आम इंसान की फ्रीक्वेंसी अगर मेल होगा ना तकरीबन 250-300 हर्ट्ज होती है, इसलिए अगर हम उसका डबल 8000 से ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन की जो बात करने की जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं, मेल की थोड़ी सी कम है, फीमेल्स की थोड़ी सी ज्यादा है, बट दे यूजुअली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आई थिंक सो ये 0 से 3.5 किलोहर्ट्ज तक है फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, 0.3 किलोहर्ट्ज से 0.34 किलोहर्ट्ज तक होती है। कितना बेटा बताओ? सर 0.3 किलोहर्ट्ज से 0.34 0.3 किलोहर्ट्ज से 0 दोबारा बोलो बेटा। 0.3 किलोहर्ट्ज से सर 0.3 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज तक। 4 किलोहर्ट्ज तक। ओके, सो 4 किलोहर्ट्ज का मतलब ये है कि हमारे पास 4000 इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fl should be greater than or equal to 2 times fm। so इस वजह से यूजुअली हम 8000 सैंपल्स पर सेकंड की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं टेलीफोन नेटवर्क। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा था लास्ट टाइम वो ये था कि वीडियोस के अंदर जो फ्रेम रेट होता है वो यूजुअली 25 फ्रेम पर सेकंड से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। मिनिमम 25 फ्रेम पर सेकंड हम रखते हैं। इसकी क्या रीजन है? सर वो 50 हर्ट्ज क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी हमारे मुल्क में यूज हो रही है ज़्यादा, तो इसलिए वो 25 FPS रखते हैं, इसलिए ताकि वो 50 हर्ट्ज को मैच कर जाए। ओए मेरी जान कहाँ से उठाया सवाल और कहाँ पे ले गया? मेरा मतलब है कि खोते कोड़े बिल्कुल बराबर करके रख दिया आपने अपने जवाब में। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है आपकी वोल्टेजेस की या करंट की। मेरा सवाल बिल्कुल मशरिक है और आपका जवाब बिल्कुल मगरिब है। मैंने ये पूछा है कि वीडियोस के अंदर फ्रेम रेट जो है वो 25 फ्रेम पर सेकंड क्यों होता है, जिसका दूर दूर तक फ्रीक्वेंसी जो आपने मुझे बताई है उसे कोई लेना देना नहीं है। तो जो के लिए स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। इसका आंसर मैं आप लोगों को खुद बता देता क्योंकि इसका आंसर प्रॉब्ली आप लोगों को नहीं मिला होगा। तो ये इमेज प्रोसेसिंग से थोड़ा सा रिलेटेड है। करते हैं कि सर हमारे सर ये 25 डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर्म करता है, इसलिए क्या बेटा बताएं? सर हम ये इसलिए यूज करते हैं 25 डिस्टिंक्ट इमेजेस फॉर्म करता है। 25 क्या इमेजेस फॉर्म करता है? डिस्टिंक्ट, यूनिक। नहीं, जो लड़का बात करना चाह रहा था वो बोले। सर ये हमारे वीडियो की मिनिमम स्पीड होती है जो होनी चाहिए, जिसपे हमें जो हमारी पिक्चर्स हैं वीडियो के अंदर जो शो हो रही होती हैं वो एक रियल मोशन की फॉर्म में शो हो। अगर इससे कम होगी तो हमारी हाँ ठीक है, मोशन हो जाएगी। अगर इससे कम होगी तो क्या होगा? सर वो लैग करेगी वीडियो हमारी, फिर लैग करेगी। तो ये तुम्हें किस तरह पता चला कि यहाँ पे 25 फ्रेम जो है वो काफी है? सर ये सर्च किया था थोड़ा, इससे पता चला था। ठीक है, रोल नंबर बोलो। 109। 109। देखो इसने बात बड़ी अच्छी की। इसने कहा कि अगर 25 फ्रेम पर सेकंड से कम अगर हम फ्रेम्स रखते हैं ना तो हमें मोशन शो नहीं होगी, हमें लगेगा कि यार ये कॉन्टिन्यूस मोशन नहीं है। देखो वीडियो जो आप देख रहे होते हो वो बेसिकली इमेजेस होते हैं ना। हम इमेजेस को एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर प्ले करना शुरू करते हैं और आपको ऐसे लगता है यार कॉन्टिन्यूस मोशन है,
ठीक है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है, हालांकि सिग्नल तो डिस्क्रीट टाइम है। वीडियो जो है, डिजिटल वीडियो जो आप लोग अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप मोबाइल्स पे देखते हो, वो डिस्क्रीट टाइम है, कॉन्टिन्यूस टाइम नहीं है, लेकिन उसकी फील कॉन्टिन्यूस टाइम की आती है, मोशन आती है। तो 25 फ्रेम पर सेकंड मिनिमम आपको फ्रेम चाहिए। अगर आप इसे कम करोगे तो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यार एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम आते हुए थोड़ा सा डिले है, ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूस मोशन नहीं है। अब ये नंबर डिक्टेट होता है, एक प्रॉपर्टी है हमारी, परसिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ आई। परसिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ आई, परसिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ आई ये चीज बताती है कि हमारी आंख जो है वो कितनी देर तक एक इमेज को याद रखती है, ठीक है। यूजली ये जो रेट आता है वो 1/16 भी आता है और कुछ जगहों पे 1/30 भी आता है। यानी कि मेरी आंख एक इमेज को 1/16 सेकंड तक जो है ना उसको मेमोराइज रखती है। उससे कम अगर मैं कोई और इमेज रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, तो उसमें उसको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है आपकी आई की, परसिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ आई, कि फॉर हाउ मच टाइम द आई कैन एक्चुअली मेमोराइज एन इमेज। So what we need to ensure is कि ये 25 फ्रेम पर सेकंड जो बेसिकली ये 1/30 से उन्होंने डिराइव किया हुआ है। तो 25 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर जब आप अपने वीडियो को प्ले करते हैं तो परसिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आई जो है उसको हम फुलफिल करते हैं और उस आपको एक कॉन्टिन्यूस मोशन जो है दैट इज बीइंग डिपिक्टेड टू यू। सिग्नल डिस्क्रीट है, बट व्हेन यू सी द वीडियो यू सी कि यार देयर इज अ कॉन्टिन्यूस मोशन, इट्स अ सिग्नल लाइक अ कॉन्टिन्यूस टाइम, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो। आप अगर 15 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर एक वीडियो को प्ले करेंगे तो जो मेरे दोस्त ने कहा कि डिले आएगा या लैग आएगा, तो आपको फ्रेम अलग अलग नजर आना शुरू हो जाएंगे कि यार अब फ्रेम चेंज हुआ है, अब फ्रेम चेंज हुआ है, ठीक है। दैट इज व्हाट द लैग इज, जब आपको फ्रेम अलग अलग नजर आना शुरू हो जाए। तो दैट इज व्हाट हाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज बीइंग डिफाइंड। 25 फ्रेम पर सेकंड हम लोग वीडियोस के अंदर यूज करते हैं। ये इमेज प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपके सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो ये है, यूजुअली जो पूछा जाता है कि ये आप क्यों यूज करते सर हो। अगर हम बहुत ज्यादा फ्रेम्स डाल दें सर, फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? बहुत ज्यादा फ्रेम्स का इम्पैक्ट देखें, अब ये बहुत ज्यादा फ्रेम्स का मतलब है कि आप ओवर सैम्पलिंग कर रहे हैं। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि आपको मेमोरी ज्यादा चाहिए उन फ्रेम्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है, आपको फ्रेम स्टोर करने के लिए मेमोरी ज्यादा चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें थोड़ा सा